नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल होते ही जादू टोना भूत प्रेत की छवि उभर कर सामने आती है। 90 की दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति में ऐसे एक तांत्रिक शख्स छाया हुआ था। नाम था तांत्रिक चंद्रा स्वामी, जिनके देश के प्रधानमंत्री से लेके दाऊद इब्राहिम और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से गहरे संबंध थे। यही तांत्रिक न केवल देश की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, बल्कि पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हुए कई घपले घोटालों का आरोपी भी था। ये बातें बीते दिनों की गई। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही एक तांत्रिक हुआ जिसकी तूती बोला करती थी। भूपेश बघेल के शासनकाल में गहरे संबंध थे उनके मुख्यमंत्री से लेके तमाम आला नेताओं से। चुटकी बजाकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाला के श्रीवास्तव अब पुलिस से भागता फिर रहा है। बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक में जहां उसका आलीशान बंगला हुआ करता था, वहां तंत्र मंत्र के तमाम साधन थे। अंदर जो कुछ चलता था उसका प्रभाव बाहर साफ तौर पर नजर आता था। कई मामलों में ठगी का यह मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तमाम प्रदेशों में मारा फिर रहा है। पुलिस इसे लगातार खोज रही है। जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बीते कुछ दिनों में ही इस ठगी के मास्टरमाइंड के श्रीवास्तव ने करीब 20 लाख के फोन तोड़ दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके पास 400 करोड़ रुपए कैश है, जो पैसे इसने कहीं छुपा दिए हैं। 70 से ज्यादा नामी बेनामी खाते संचालित करने वाला के श्रीवास्तव जिस दिन पकड़ में आ जाएगा उस दिन भूपेश बघेल से लेके कांग्रेस के तमाम नेताओं की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठग के श्रीवास्तव के खातों की जांच में 300 करोड़ के लेन देन की शुरुआती जानकारी मिली है। ये खाते EWS मकानों में रहने वालों के नाम पर है। रायपुर पुलिस ने आरोपी के श्रीवास्तव, उसके बेटे कंचन श्रीवास्तव के बिलासपुर स्थित मकान में छापेमारी की। टीम ने उसके अज्ञे नगर बिलासपुर स्थित मकान पर छापेमारी की, लेकिन इस शातिर का वहां कोई सुराग नहीं मिल सका। यूपी की कंपनी रावत एसोसिएट के मालिक अर्जुन रावत से इसने 15 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ के ठेके दिलाने के लिए थे। के श्रीवास्तव की ओर से यह विश्वास मजबूत किया गया था कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई असगर को यह अरबों का ठेका मिला है, जिससे वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट यानी सबलेट कराकर ये काम रावत एसोसिएट को दिलवा देगा। ऐसा नहीं कि के श्रीवास्तव ने पहले लोगों को काम नहीं दिलवाया, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ यानी शासन की बदली हो गई तो के श्रीवास्तव के रूप में छिपा हुआ ठग निकलकर सामने आ गया, जो कभी भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए तंत्र मंत्र और पूजा करवाता था। इस तांत्रिक बाबा के श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई असगर के 500 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मनी ली थी। जब पैसों के बदले काम नहीं मिला तो रावत की ओर से तकादा किया गया तो के श्रीवास्तव ने उसे नक्सली और राजनीतिक रसूखदारों से अपनी पहचान की बात बोलकर डराने धमकाने लगा। लेकिन अर्जुन रावत भी ऊंची पहुंच वाले थे, यूपी के थे। जैसे ही बदले हुए हालात में उन्हें मौजूदा राजनीति का संरक्षण मिला तो उन्होंने खुलकर के श्रीवास्तव के बारे में ऐसे खुलासे किए जिसे जानकर पुलिस और जांच एजेंसियां भी हैरान है। शुरुआती जांच में जो बातें खुलकर सामने आई है उससे पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी सौम्य चौरसिया से भी एक कदम आगे के श्रीवास्तव की राजनीति और प्रशासन में गहरी पैठ बन चुकी थी। अपने रसूख के चलते के श्रीवास्तव को राखड़ के परिवहन के काम की खुली छूट मिल गई थी। आलम यह रहा कि इस दौरान उसने राखड़ ढोने वाले कहीं भी उसे फेंकने लगे और पूरा कोरबा शहर राखड़ से प्रदूषित हो गया। इसके बावजूद उसकी ब्लैक स्मिथ कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हसदेव नदी के किनारे राखड़ फेंकने और लोगों की निजी जमीन में राखड़ से प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध जब लोग सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने लगे तब भी के श्रीवास्तव का बाल बाका नहीं हो सका, क्योंकि पुराने सरकारी तंत्र का खुला संरक्षण जो उसे मिला हुआ था। कभी छत्तीसगढ़ सरकार की नौकरी करने वाला के श्रीवास्तव जिला पंचायत में सीओ हुआ करता था, लेकिन अपनी भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण वो निलंबित हुआ। उसके बाद लाइजनिंग के कारोबार के बाद सीधे कांग्रेस की राजनीति में उसने
पैठ ऐसी जमा ली कि भूपेश बघेल नियमित रूप से उनके संपर्क में होते थे। जब भी बिलासपुर जाना होता था तो उसके ठिकाने पर मुख्यमंत्री का सीधा संपर्क होता था। पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में जाकर छापेमारी कर रही है। रांची के एक मंदिर से के श्रीवास्तव एक कांग्रेस के नेता के साथ सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही वो हाथ से निकल गया। पुलिस को पक्का यकीन है कि बहुत जल्दी के श्रीवास्तव गिरफ्तार होगा। साथ ही ईडी जैसे अन्य जांच एजेंसियों की भी निगाह इस पर बनी हुई है। के श्रीवास्तव के भूपेश बघेल और कांग्रेस के पुराने मंत्रियों से कितने गहरे संबंध थे, कहां पैसा इन्वेस्ट किया गया और मौजूदा हालात में जिन 400 करोड़ नकदी को छुपाने की बात सामने आ रही है उसका भी बहुत बड़ा खुलासा होगा। इसीलिए पुलिस बड़ी ही सावधानी से सुरक्षित के श्रीवास्तव को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है। वैसे के श्रीवास्तव के विरुद्ध तो कई आरोप है, लेकिन रायपुर के जिस तेलीमादा थाने में उसके विरुद्ध 15 करोड़ के घपले की एक रिपोर्ट लिखाई गई, उसकी शुरुआती पड़ताल के बाद पढ़ते खोलती गई और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और उसके भाई असगर का नाम भी सामने आया। नई जानकारियों के उत्पादन के बाद जो उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट सामने आया वो यह था कि मोहम्मद अकबर का भाई असगर को आखिर इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट कैसे मिलते गए और असगर और के श्रीवास्तव का क्या संबंध था। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि असगर की पहचान मोहम्मद अकबर के कारण है और मोहम्मद अकबर इन दिनों सुसाइड वाले एक मामले में बुरी तरह घिरे हुए हैं। हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि बालोद जिले के सुसाइड करने वाले शिक्षक देवेन ठाकुर ने अपने सुसाइड नोट में मोहम्मद अकबर, मदार खान उर्फ सलीम खान, हरेन नेताम और प्रदीप ठाकुर के विरुद्ध एक सुसाइड नोट लिखा था, जिस पर डोंडी थाने की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में मोहम्मद अकबर को छोड़कर बाकी 3 आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस की ओर से यह तर्क दिया गया कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके विरुद्ध अलग से धारा 420 लगाई गई है, जिन्हें मरने वाले शिक्षक देवेन ठाकुर ने 4,70,000 रुपए दिए थे। इसी तरह 70 अन्य लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूले गए थे। वसूली गई रकम 3 करोड़ 70 लाख की बताई जाती है, जिसमें मोहम्मद अकबर आरोपी हैं। शायद यही कारण है कि मोहम्मद अकबर इन दिनों चुप से रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कभी भी शासन उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। अब जब फरार तांत्रिक के श्रीवास्तव वाला मामला सामने आया तो उनके भाई असगर और उनके ऊपर भी जांच की कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि ठग तांत्रिक के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की हो रही है तो पुराने कार्यों का भी लेखा जोखा संभाला जा रहा है। मौजूदा समय में विष्णुदेव साय की सरकार जिस तरीके से नई योजनाओं को लेकर सामने आ रही है, उसमें कई पुराने घपले घोटालों की भी जांच हो रही है। पुरानी भूपेश बघेल सरकार ने गद्दी संभालते ही सोचा कि राम और रामायण के अलावा गाय गोबर पर भी कुछ कसरत की जाए, जिनसे अपनी सरकार और अपनी पार्टी की राम विरोधी छवि को सुधारा जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि न्यायालय में हलफनामा देकर कांग्रेस ने राम और राम सेतु पर ही प्रश्नवाचक निशान लगाए थे, उन्हें काल्पनिक बताया था। भूपेश बघेल ने जैसे ही सत्ता संभाली और उनके वामपंथी सलाहकारों ने उन्हें जिस तरह की सलाह दी, उसमें सबसे पहले एक ऐसे काम को हाथ में लिया गया जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। चंदखुरी में जहां माता कौशल्या का मंदिर है, वहां भगवान राम की एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि राज्य सरकार की ओर से आखिर इतने विकृत स्वरूप वाली मूर्ति किस तरह से स्थापित की जा सकती है। दरअसल जब भावनाएं पवित्र नहीं होती है तब मूर्ति भी ऐसे ही प्रस्तुत होगी। उस दौरान माहौल ऐसा निर्मित किया गया कि सरकार के खिलाफ न तो मीडिया और न ही विपक्षी दल की ओर से ऊंचे स्वर में वैसी बात की जा रही थी जैसे मौजूदा हालात में मजबूती से उस पाप का विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि चंदखुरी जहां देश का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, यहाँ रामलला का ननिहाल है, ये राम वनगमन मार्ग है, यहाँ विकृत मूर्ति लगाई गई है, उसे सुधारा जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भूपेश बघेल सरकार के द्वारा खुद की राम भक्ति को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, खूब बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते रहे। कहीं भी कांग्रेस शासन वाले राज्य में ऐसा प्रपंच कभी नहीं किया गया। पूरे देश का ध्यान
ध्यान इस मंदिर पर तब उस वक्त और ज्यादा गया जब रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का आगमन हुआ था। 2022 की 10 से 12 सितंबर के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक थी। उस दौरान सरसंचालक मोहन भागवत चंदखुरी आए थे। रामलला और माता कौशल्या के उन्होंने दर्शन किए थे। तब भूपेश बघेल सरकार की ओर से दावा किया गया था कि वो हमारे आमंत्रण पे आए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है यदि सरकार के आमंत्रण पे आए थे तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। यानी कुल मिलाकर राम नाम को लेकर जितनी राजनीति करनी थी कांग्रेस ने उस वक्त खूब ढिंढोरा पीटा। लेकिन अब बदले हुए हालात में जैसे ही वक्त का पहिया घूमता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तब नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से राम वनगमन पथ के नाम पर भी घोटाला हुआ और चंदखुरी में भगवान राम की मूर्ति लगाने पर भी खूब जम से भ्रष्टाचार हुआ। राम वनगमन पथ की योजना पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यदि मैं एक एक बिंदु पर गौर करूं तो आरोप है कि राम वनगमन पथ में जिन स्थानों को शामिल किया गया है उसका उल्लेख आज तक हुए शोध में कहीं भी है ही नहीं। दूसरा आरोप, राम वनगमन पथ के योजना के तहत भगवान श्री राम की जो मूर्तियां बनाई गई है वो विकृत बनाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राम वनगमन पथ योजना का जो रोड मैप बनाया है वो पूरी तरह से गलत है। योजना के तहत उन स्थानों का विकास किया गया जहां कांग्रेस नेताओं और उससे जुड़े हुए लोगों की अपनी निजी संपत्तियां हैं। जमीन पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है तो पता चला कि जो काम नहीं हुआ उसका भी भुगतान हुआ और जिन्होंने काम लिया उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम को बांट दिया। राम के नाम पर इस तरह की दलाली और भ्रष्टाचार करते हुए तब की भूपेश बघेल सरकार ने अपने ऊपर लगने वाले इन भ्रष्टाचार के आरोपों को तब तो किसी तरह दबा दिया। लेकिन जो नई बातें अब उभर कर सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि कई और घोटाले के आरोप अभी और रजिस्टर्ड होने वाले हैं। चंदखुरी में भगवान श्री राम की नई मूर्ति स्थापित करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है। आने वाले 2 महीनों में चंदखुरी में भगवान श्री राम की एक नई भव्य प्रतिमा देखने को मिल सकती है। नई योजना के अनुसार 2 महीने में मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके चेहरे का आकार तो बन गया है, बाकी हाथ पैर की नक्काशी का काम अभी चल रहा है। 137 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राम वनगमन पथ के लिए निर्धारित किया था। 9 जिलों में काम शुरू करने का दावा किया गया। या जिस तरह जमकर भ्रष्टाचार हुआ वहां खुद को छत्तीसगढ़ संस्कृति का हितैषी बताने वाले ऐसे नेताओं की पोल खुल गई जो भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ का भांचा बताते हुए राजनीति करते थे। दावा करते रहे कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया। प्रभु श्री राम यहाँ कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले और 12 चातुर्मास किए। राम वनगमन पथ के इन 75 जगहों को चिन्हित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की मौजूद सरकार भी इन्हीं 75 जगहों के अलावा कई और जगहों को चिन्हित कर रही है जहां जमकर नहीं बल्कि खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, बिना किसी डर भय के खुलेआम जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ। ऐसी हरकतों के कारण पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया और उनके इर्द गिर्द रहने वाले कई प्रभावशाली नेता इन दिनों शांत बैठे हैं। कांग्रेस जिस तरह से सुस्त हाल में छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीते 36 दिनों में 36 लाख नए सदस्यों को बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा अपने सदस्य बना लेगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस पूरी तरह से बैक फुट पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। राजनीति से जुड़े ऐसे आगे पीछे के खेलों को जनता भी खूब समझ रही है और गहराई से जाकर अंदर खाने की वो सारी बातें जिसे आपको जानना समझना जरूरी है, हम लगातार आप तक प्रस्तुत करते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा होती है, लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना की बात यह है आज भी हमारे सिस्टम में भ्रष्ट राजनेता हावी है, जिससे समाज और देश का अहित होता है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।